डियर स्टूडेंट, आज हम क्लाइमेटिक फैक्टर टेम्परेचर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पौधे की संरचना, पौधे की समस्त क्रियाओं एंड भौगोलिक वितरण को प्रभावित करता है। पृथ्वी को ऊष्मा सूर्य के विकिरणों से प्राप्त होती है। रेंज ऑफ टेम्परेचर से ही किस रेंज पे टेम्परेचर प्लांट को मिल रहा है वो जीवों की वृद्धि और जीवन के लिए संभव होता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न पादपों का रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। ये उसी स्थान पर फलते फूलते हैं, मतलब प्लांट उसी स्थान पर फलेंगे फूलेंगे जहां पर इनको टेम्परेचर एक का रेंज ऑफ टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल होता है। इसी कारण से विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हम देखते हैं कि जैसे डेजर्ट में देखें तो डेजर्ट में टेम्परेचर का रेंज ऑफ टेम्परेचर अलग प्रकार का है, इसलिए वहाँ की वेजिटेशन अलग प्रकार का होगा। इसी प्रकार से अगर हम हिल्स की बात करें तो हिल्स के अंदर टेम्परेचर रेंज ऑफ टेम्परेचर अलग होने के कारण वहाँ पर हमको अलग वेजिटेशन प्राप्त होता है। इस प्रकार से सभी जगह की जो वनस्पति है वहाँ के रेंज ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। विभिन्न स्थानों पर उगने वाले पादप समुदाय उन स्थानों के तापक्रम के अनुरूप होते हैं। जैसे शंकुधारी टेम्परेचर है, शंकुधारी कॉनिफरस प्लांट है तो उनके लिए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जितने डेजर्ट प्लांट हैं उनके लिए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जीवित रहने के लिए टेम्परेचर सक्षम होता है। प्रत्येक पादप समुदाय के प्रत्येक कार्य जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनमें तापक्रम की एक मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होती है, सीमा होती है कि कितने मैक्सिमम टेम्परेचर को ले सकते हैं और कितने मिनिमम टेम्परेचर को ले सकते हैं। उसे ही हम रेंज ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। रेंज ऑफ टॉलरेंस के कारण ही विभिन्न प्रकार की विभिन्न जो जैसी जैसा जगह होगी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट भी अलग अलग प्रकार का होगा। इस प्रकार से टेम्परेचर जो होता है वो प्लांट के विभिन्न प्रोसेसेस पर या तापक्रम का पौधे पर बहुत सारे प्रभाव होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट। टेम्परेचर का प्लांट पर क्या इफेक्ट होता है? फर्स्ट होता है ट्रांसपिरेशन पे क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन का क्या इफेक्ट होगा। जैसे टेम्परेचर का सीधा संबंध जो है वो ह्यूमिडिटी से होता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से होता है, जो तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ कम तथा तापक्रम के बढ़ने बढ़ जाती है। यानी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी, और जैसे टेम्परेचर कम होगा ह्यूमिडिटी, जैसे टेम्परेचर के बढ़ने पर इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। टेम्परेचर के बढ़ने पर ह्यूमिडिटी कम और टेम्परेचर के कम होने पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अधिक वायुमंडलीय आर्द्रता, जितनी ज्यादा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन की रेट जो होती है वो कम कर देती है। तापक्रम के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर में बढ़ोतरी और तापक्रम के कम होने से वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी होती है। इस प्रकार यानी टेम्परेचर का ट्रांसपिरेशन पर क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसपिरेशन कम, टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसपिरेशन ज्यादा, और टेम्परेचर कम होने से वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होती है। इस प्रकार तापक्रम के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर में बढ़ोतरी होगी और तापक्रम के कम होने से वाष्पोत्सर्जन की दर पर कम हो जाती है। इस प्रकार से तापक्रम प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। सेकेंड इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। क्या इफेक्ट होता है? फोटोसिंथेसिस में पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, 10 to 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। इस प्रकार से ये क्रिया जो होती है शुरू में स्टार्ट जो होती है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही प्रारंभ हो जाती है, और जैसे 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो ये क्रिया ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है और बढ़ जाएगी। इस प्रकार से यह वृद्धि तापक्रम की कुछ सीमा तक ही जारी रहती है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है, यानी 5 डिग्री पर बढ़ेगा, स्टार्ट होगा 10 डिग्री तक बढ़ेगा, लेकिन अब उसके बाद अगर 10 डिग्री ज़्यादा बढ़ गया तो ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। इस प्रकार से जैसा हाई टेम्परेचर हुआ तो प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले एंजाइम डीनेचुरेट हो जाते हैं। इस प्रकार से मेटाबॉलिक रेट्स के ऊपर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो सभी मेटाबॉलिक क्रियाएं जो होती है वो हमको पता है एंजाइम से रेगुलेट होती हैं। एंजाइम और इन सभी क्रियाओं के लिए एंजाइम एक निश्चित तापक्रम पर एंजाइम रिएक्ट होते हैं।
और अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम भी डीनेचुरेट हो जाएंगे, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी। इसी प्रकार से सेकेंड प्रोसेस है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का मतलब है कि पौधों में फ्लावरिंग जो होती है न्यून तापक्रम पर निर्भर करती है, मतलब लो टेम्परेचर पर होती है। लो टेम्परेचर तथा उसकी निश्चित अवधि पौधे के पुष्प निर्माण हेतु स्टिमुलस का काम करती है। इस प्रकार से निम्न तापक्रम के द्वारा पौधों में फ्लावरिंग को ही वसंतीकरण या वर्नलाइजेशन कहा जाता है, यानी लो टेम्परेचर पर वर्नलाइजेशन होगा, फ्लावरिंग होगी। इसी प्रकार से रेस्पिरेशन भी जो है, रेस्पिरेशन का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है। एक श्वसन क्रिया भी एक निश्चित तापक्रम की मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर पर होती है। तापक्रम के इस मान के ऊपर बढ़ने पर, अब एक टेम्परेचर है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तो अब रेस्पिरेशन की रेट भी जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि वही है कि रेस्पिरेशन भी जो है वो एंजाइम्स पर मेटाबॉलिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम की जरूरत होती है, एंजाइम के कारण होती है। लेकिन हाई टेम्परेचर हुआ तो एंजाइम फिर डीनेचुरेट हो गए, तो रेस्पिरेशन की क्रिया जो कि वो कहाँ पर इन्वर्स इफेक्ट होगा। मूवमेंट्स पर भी इसी प्रकार से प्लांट मूवमेंट पर भी कई गतियां, जैसे थर्मोटैक्सिक मूवमेंट, थर्मोटैक्सनेस्टी मूवमेंट जो होते हैं वो तापमान के उद्दीपन के फलस्वरूप भी होती है। इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। ग्रोथ जो है उच्च और निम्न तापक्रम पौधे की वृद्धि को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। अगर टेम्परेचर लो हो गया, बहुत ज्यादा लो हो गया, तो प्लांट्स में डेसिकेशन हो जाएगा, चिलिंग इफेक्ट हो जाएगा और फ्रीजिंग इफेक्ट हो जाता है। शरद ऋतु में जैसे विंटर जो सीजन होता है तब वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, और निम्न तापक्रम के कारण तापक्रम उस टाइम निम्न होता है तो एब्जॉर्प्शन की क्रिया कम होती है। इस प्रकार से पौधों में निर्जलीकरण हो जाता है और निर्जलीकरण से पौधों को क्षति पहुंचती है। वार्म क्लाइमेट होता है तो उस समय उगने वाले पौधों को न्यून तापक्रम के ऊपर दिया जाए। अगर उष्ण मतलब वार्म क्लाइमेट में उगने वाले पौधों को अगर हम लो टेम्परेचर दे दें, तब या तो वो पौधे की मृत्यु हो जाएगी या वो गंभीर रूप से क्षति होगी, उसको चिलिंग इंजरी कहते हैं। इस प्रकार से ये क्षति कोशिकाओं के अंतरा कोशिकाओं का जितने भी इंट्रासेलुलर स्पेसिस हैं उसमें जल जो होगा वो मतलब फ्रीजिंग हो जाएगी, फ्रीज हो जाएंगे, पानी जितना है वो बर्फ में बदल जाएगा। इस प्रकार से तापमान में अधिक गिरावट पर अंतरा कोशिकाओं में बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो गया तो वो बर्फ के क्रिस्टल सी बन जाएंगे। इस प्रकार से डिहाइड्रेटेड होकर कोगुलेशन भी हो जाता है। पाला पड़ने पर भी कोशिका के अंदर जल जो होता है वो बर्फ में बदल जाता है। इस प्रकार से मैकेनिकल रूप से कोशिकाओं को मैकेनिकल इंजरी जो होती है प्लांट को हो जाती है, इसको हम फ्रीजिंग इंजरी कहते हैं। कई जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनमें निम्न तापक्रम पर इंट्रासेलुलर स्पेसिस जो होंगी या उनके आंतरिक रचना, आंतरिक ऊतकों के अंदर जो होता है बर्फ के जम जाने के से भी सामान्य जीवन व्यतीत करने में वो सक्षम होते हैं। ऐसी प्रवृत्ति को फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट कहते हैं, यानी अंदर जल भी जम गया लेकिन फिर भी प्लांट जो होता है वो नॉर्मल उसमें ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहा है, उनको हम फ्रॉस्ट इंजरी कहते हैं। इन कोशिकाओं में प्रोटीन व शर्करा की मात्रा अधिक होती है और परासरण सांद्रता अधिक होती है। हाई टेम्परेचर पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ गई तो जीवद्रव्य में विद्यमान जितना भी प्रोटीन होता है उसका कोगुलेशन हो जाता है तो जीवद्रव्य की मृत्यु हो जाती है। इसको हम हीट इंजरी कहते हैं। इस प्रकार से मरुस्थल में तापमान अधिक होने के पश्चात भी अनेक पौधे अपने आप को हाई टेम्परेचर पे भी उनकी सारी क्रियाएं जो होती हैं वो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो क्योंकि हीट इतनी ज्यादा उसके बावजूद भी प्लांट सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसी इंजरी को ऐसे प्रॉपर्टी को हीट रेजिस्टेंस कहते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तापक्रम का प्रभाव पौधे की शारीरिक रचना पर, जैविक क्रियाओं तथा भौगोलिक वितरण पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि तापक्रम के आधार पर प्लांट जो होते हैं वो हम तापक्रम को 4 श्रेणी में बांटते हैं, मेगाथर्म्स, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म्स एंड हेक्सोथर्म। मेगाथर्म जो होते हैं वो संपूर्ण वर्ष हाई टेम्परेचर वाले प्लांट होते हैं, यानी मेगाथर्म है यानी ऐसे प्लांट है जो पूरे साल भर हाई टेम्परेचर को लेते हैं, हाई टेम्परेचर होता है तो ऐसे प्लांट जो होंगे वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। इसी तरह से मीजोथर्म है यानी जिनमें ऑल्टरनेट होता है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर ऑल्टरनेट रूप में होता है। ऐसे प्लांट जो होते हैं वो डेसिडुअस प्लांट होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। एक होता है माइक्रोथर्म यानी लो टेम्परेचर
प्लांट लो टेम्परेचर, पूरे वर्ष पर लो टेम्परेचर की स्थिति होती है, उनमें मिक्स्ड कॉनिफरस प्लांट होते हैं। और एक होता है हेकेस्टोथर्म, जिसमें बिल्कुल लो टेम्परेचर न्यूनतम तापक्रम पूरे पूरे साल भर रहता है। इनको हम वहां पर एल्पाइन वेजिटेशन होता है। इस प्रकार से जैसे जिस प्रकार का टेम्परेचर है वहां का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा। मेगाथर्म में आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, मिजोथर्म्स के अंदर डेसिडस फॉरेस्ट हो गए, माइक्रोथर्म जिसमें लो टेम्परेचर है वहां मिक्स्ड कोनिफरस हो गए, और हेकिस्टोथर्म के अंदर एल्पाइन वेजिटेशन होगा। इस प्रकार से इस वर्गीकरण में तापक्रम के साथ साथ वनस्पति के भी बदलाव हो जाता है। अगर हम भूमध्य रेखा से, अगर इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं, तब उसके में तापमान में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर पर टेम्परेचर, जैसे इक्वेटर से आगे तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर हाई होगा, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर कम होगा। तो भूमध्य रेखा पर तापक्रम उच्च होता है और ध्रुवों पर टेम्परेचर कम होता है। इस प्रकार तापमान के आधार पर वहां पर भी विषुवत रेखीय वर्ग जैसे होंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे, कोनिफरस फॉरेस्ट होंगे और अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टेज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के आधार पर इक्वेटर पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ग्रासलैंड डेजर्ट हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, फिर टेम्परेचर अब यहाँ पर कम होता जा रहा है तो कोनिफरस फॉरेस्ट हो गए, फिर टुंड्रास, और फिर इसमें आई होती है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। पर्वतों पर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बढ़ने से ऊंचाई और अक्षांश के दोनों में परिवर्तन से वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से इक्वेटर से पोल्स की ओर जा रहे हैं तब क्या होगा, उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, और पर्वतों पर जैसे जैसे ऊंचाई, जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तरफ जाते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, पर्वतों पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी दोनों और लगभग समान प्रकार की वनस्पति मिलती है। जैसे यहाँ पर है इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, तो इस प्रकार से लगभग समान प्रकार की वनस्पति इसमें पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर है पोलर रीजन हो गया, फिर टुंड्रा है, फिर टैगा है, फिर टेम्परेचर और ट्रॉपिकल। यहाँ टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर से हम धीरे धीरे हाई टेम्परेचर की ओर जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, तो वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, स्नो लाइज हो गई, श्रबी ग्रासलैंड हो गया, कोनिफरस फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड एंड डेसिडस फॉरेस्ट हो गया, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ गया, फिर रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट ग्रासलैंड हो गया, ग्रासलैंड एंड डेसिडस फॉरेस्ट हो गया, फिर कॉनिफरस, फिर श्रब, फिर ये वाला से लो श्रब एंड ग्रोथ हो गया, एंड स्नो लाइन दोनों। तो इस प्रकार से एल्टीट्यूड के बढ़ने से और एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड से वेजिटेशन जो होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है। टेम्परेचर एंड वाटर हीट क्या होती है, तो टेम्परेचर के साथ साथ जलाशयों में भी विभिन्न प्रकार के जलीय स्तर पाए जाते हैं। जलीय तापक्रम में जैसे जैसे बदलाव होगा अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर जल के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है वो वही जो है वो उसकी ऊष्मा की आवश्यकता कहलाती है। अतः ये कहा जा सकता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा यही है कि 1 मिलीमीटर जल के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो उसकी विशिष्ट ऊर्जा होती है। इस प्रकार से जल की एक विशिष्ट ऊर्जा जो होती है यहाँ पर ज्यादा होती है। इसी प्रकार 1 ग्राम बर्फ को जल में पिघलाने के लिए 80 किलो की आवश्यकता होती है। लेटेंट हीट भी जल के वाष्पन की लेटेंट हीट भी अधिक होती है, क्योंकि 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए कितनी चाहिए, 330 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। इस तापक्रम के ऊपर और नीचे जल हल्का हो जाता है, यानी 4 डिग्री जल का घनत्व 4 डिग्री तक तो अधिक होगा, लेकिन इससे अधिक हो गया या इससे कम हो गया तो जल अब हल्का हो जा सकता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि जल के तापक्रम में उतराव चरण की प्रक्रिया जो होती है वो ज्यादा अधिक नहीं होती। बड़े जलाशय और जो झील होती है क्यों में पानी की मात्रा अधिक होती है, अतः वहां पर लेटेंट हीट की मात्रा भी अधिक होगी। इस प्रकार से हवा तथा वाटर करंट द्वारा प्रभावित होने के बावजूद भी वह जल रात्रि के समय अधिक ठंडा नहीं होता है। इसलिए ऐसे जलाशयों को जल में व रात में तापमान का अधिक अंतर भी देखने को नहीं मिलता। इसके विपरीत जितने, क्योंकि वहां पानी की मात्रा अधिक होती है और वहां पानी की मात्रा अधिक होने के कारण वहां पे गुप्त लेटेंट हीट भी अधिक होने के कारण वहां पर टेम्परेचर में ज्यादा
चेंजेस नहीं होता, ठंडा ज्यादा नहीं होगा। इसके विपरीत अगर छोटे जलाशय हैं वहां पर दिन और रात के तापक्रम में अधिक अंतर दिखाई देता है। बड़ी और गहरी झीलों में ग्रीष्म ऋतु के समय थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है। इस प्रकार से गर्मियों के समय झील की ऊपरी सतह जो होती है बॉटम की तुलना में अधिक गर्म पाया जाएगा पानी, इसलिए बर्फ की सिर्फ ऊपरी सतह ही परिसंचित होती है। 5 डिग्री से लेकर 22 डिग्री की परिसीमा के अंदर थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन में एपिलीमियन स्ट्रेटा होगा, फिर थर्मोक्लाइन स्ट्रेटा एंड अधोस्वर हाइपोलीमियन स्ट्रेटा में उसको बांटा जा सकता है। इस प्रकार से टेम्परेचर एंड वाटर हीट का ये संबंध होता है। तो टेम्परेचर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और टेम्परेचर प्लांट के इन डिफरेंट इतने प्रोसेसेस को इफेक्ट करता है। ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वर्नलाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट और प्लांट ग्रोथ को। इसी प्रकार से वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट भी जो होता है वो प्लांट पर पड़ने वाले टेम्परेचर से इफेक्टेड रहता है। थैंक यू।